नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन 2027 बैच में। अगर आप 2027 बोर्ड में बैठने वाले हैं और आपका भी सपना मैथ्स में 90 प्लस नंबर लाने का है, तो जुड़ जाइए हमारे इस बैच के साथ, जो पिछले लगातार क्लासेज के साथ आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। नमस्कार दोस्तों। नम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन 2027 बैच में। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन 2027 बैच में। अगर आप 2027 बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं और आपका भी सपना मैथ्स में 90 प्लस नंबर लाने का है, तो देर न कीजिए, आज ही जुड़ जाइए हमारे इस चैनल मैथ सिस्टम के भैया से। ठीक है, इस चैनल पे आप लोग को मैथ्स पूरा बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा, मैथ्स के साथ साथ विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है साथी, और हम लोगों ने पिछली कुछ कक्षाओं में मैथ्स पढ़ रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, जिसमें से 2-3 लेक्चर चल चुके हैं। बेसिकली आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। साथ ही पहली कक्षा में हम लोगों ने एकदम बेसिक पढ़ा, दूसरे कक्षा में थोड़ा सा एडवांस पढ़ा, तीसरे कक्षा में भी थोड़ा सा एडवांस पढ़ा, और आज से हमारा बेसिकली पूरा जो वास्तविक संख्या का चैप्टर है शुरू होने वाला है अच्छे से, क्योंकि जो 3 कक्षाएं चली हैं उसमें सिर्फ बेसिक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है साथी, तो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए आप सबका आज इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है मेरे साथी, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ अंत तक और पूरा वीडियो देखिएगा। यकीन मानिएगा, अगर आपको मैथ्स का एम नहीं आ रहा था तो मेरे साथ जुड़े रहिए, 1 से 1.5 महीने तक आप अपने अंदर एक बदलाव देखेंगे कि आप मैथ्स नहीं जानते थे 1% भी, और धीरे धीरे आप बहुत कुछ जानने लगेंगे, मैथ्स लगाने लगेंगे और मैथ्स से भी आपको भी प्यार हो जाएगा। ठीक है साथी, तो देखते हैं हम लोग पिछली कक्षा में बेसिकली पढ़े क्या थे, थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातों को हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है साथी, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था साथी परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को। दो चीजों को हम लोगों ने साथी पढ़ा था अच्छे से। तो साथी जो परिमेय संख्या होती थी वो क्या होती थी, तो ये जो परिमेय संख्या होती थी उसे पी बाई क्यू के रूप में साथी लिख सकते थे हम लोग, और जो क्यू होता था, क्यू 0 के बराबर नहीं होता था। और जो अपरिमेय संख्या होती थी साथी, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते थे, और जब लिख ही नहीं सकते थे तो इसमें कोनो और कंडीशन ही नहीं था। जब लिख नहीं सकते हैं तो कोई कंडीशन ही नहीं बन रहा है, अगर लिख लेते तो कुछ कंडीशन बन सकता था। ठीक है, तो यहाँ तक की जब बातें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो मैंने आप लोग को एक फैक्ट बताया था और अभी मैं पूछने वाला हूँ उस चीज को, और सभी लोग कमेंट करेंगे उसका सही आंसर क्या था। ठीक है, तो जो हमारे पास पाई होती है कैसी संख्या होती है, और जो पाई का मान होता है वो कैसी संख्या होती है। हाँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एकदम आप लोग बताइएगा। आप लोग के पास 2 से 3 मिनट, सॉरी सेकेंड का टाइम है बाबू, 2-3 मिनट देंगे तो तब तक तो लोग वीडियो बंद करके घर भाग जाओगे। हाँ, मारा ही तो 2 मिनट पढ़ेबे ना करी। हाँ अरे भाई लोग, ठीक है, तो जो हमारे पास पाई होती है साथी, वो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई का मान होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, यहाँ तक की बातें अगर समझ में आई तो ये परिमेय और अपरिमेय भी समझ में आ गई होंगी। अब साथी आज से जो हमारे पास जो लेक्चर है, बेसिकली मैंने आपसे बोला था शुरुआत में ही कि आज से हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हमारे पास एक परिमेय आता है। क्या आता है? परिमेय आता है, जिसे बोला जाता है अंकगणित का आधारभूत परिमेय। अंकगणित का आधारभूत परिमेय। अभी इसमें बहुत सारे जगहों पे आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ाया जा रहा है, माने वगैरह वगैरह बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो साथ ही हम लोग का टारगेट क्या है, बोर्ड में 90 प्लस नंबर लाने का। और अगर बोर्ड में 90 प्लस नंबर लाने का है तो एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ने से अच्छा है कि जो हमारे लिए बेनिफिट देती हैं चीजें उसको पढ़ा जाए। और जो एग्जामिनर है पेपर कहाँ से बनाएगा, एनसीईआरटी से बनाएगा, और एनसीईआरटी में जो चीजें वो हम तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू भी करा रहे हैं जो पिछले साल आए थे। ठीक है ना, तो जो हमारे पास साथ ही अंकगणित का जो आधारभूत परिमेय है उसको देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग,
अंग गणित का अंग, अच्छा ये इकाई में हो बाबू, इकाई में अंग गणित का आधार भूत, वो वाला भूत नहीं है ना, आधारभूत यानी कि जो एकदम सबसे पहला होता है, आधारभूत प्रमेय, एल्गोरिथम बोला जाता है ना जी। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है? देखिए एक चीज बताते हैं आपको हम, मैंने आप लोग को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बताया था, तो जितनी भी भाज्य संख्याएं थी स्वयं और एक के अलावा उनका अन्य गुणनखंड क्या बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? तो जो गुणनखंड बन रहे थे, तो क्या मान लीजिए अगर हमारे पास 6 है और 6 को अगर हम विभाजित करते हैं, तो 6 किसके में और किस में विभाजित होगा? 2 और 3 में विभाजित होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है कि 2 और 3 में विभाजित होगा। जब साथियों वो जो 2 और 3 में जब विभाजित होता है, तो हमारे पास एक चीज निकल के आती है कि जो 6 है सिर्फ 2 और 3 में ही विभाजित हो सकता है, या 3 और 2 में विभाजित हो सकता है, लेकिन इन दोनों संख्याओं के अलावा और कोई भी वहां पे संख्या नहीं आ सकती है। और साथ ही अगर ढंग से सुना जाए, ढंग से सोचा जाए और ढंग से समझा जाए, तो जो 2 और 3 आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि साथ ही मैंने बहुत अच्छे से बेसिक पहली कक्षा में ही पढ़ाया था आप लोगों को, या दूसरी कक्षा में, हाँ पहली या दूसरी कक्षा में मैंने पढ़ाया था कि 1, 2 और 3 कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। और जो अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है साथी, वो भी यही कहता है, वो भी क्या कहता है? यही कहता है कि जितनी भी संख्याएं, जितनी भी भाज्य संख्या, जितनी भी, यहाँ पे लिख लेना साथी भाज्य, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं वह सदैव, वह सदैव, जितनी भी भाज्य संख्याएं वह सदैव अभाज्य संख्याओं के, किसके? अभाज्य, अभाज्य संख्याओं के, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं वह सदैव अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में, किसमें? गुणनखंड में रहती हैं, रहली नहीं रहती, रहती हैं। ठीक है जी। जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं वह सदैव अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में रहती है। और ये जो अभाज्य संख्याओं का आती हैं, ये एक दूसरे के क्या होती हैं? अद्वितीय होती हैं। क्या होती हैं जी? अद्वितीय होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। देखिए साथी, पेपर में और कॉपी में क्या दिया है क्या नहीं दिया उससे आप लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम आएगा, एग्जामिनेशन में, एग्जाम में जो आप बैठेंगे, तो सवाल आपसे ये नहीं पूछने आएगा कि आधारभूत प्रमेय को लिखिए। हाँ, और ये जो है चीज है एकदम प्योर अपने लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, जो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए साथी। तो ये क्या है? जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं वह सदैव अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में रहती है, अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। अब बताते हैं साथी इसका मतलब क्या होता है। ये तो रहा लिखने वाला, अब ये बात है समझने वाला। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 6, 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे साथी तो क्या आ जाएगा? 2 और 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्या साथी 2 और 2 को कुछ हम कर सकते हैं और 3 को कुछ और कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं साथी, इसको भी नहीं कर सकते हैं। तो साथी जो ये 2 होता है और जो 3 होता है, ये दोनों क्या होता है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, जो 6 है, 2 और 3 क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है? यहाँ तक की बातें अगर समझ में आई हो तो बताइए, आगे की चीजें मैं बताता हूँ। ये दोनों क्या है? 6, 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या? एक अभाज्य संख्या है। अच्छा ठीक। 2 और 3, 2 और 3 के अलावा और कोई इसमें आ सकता है? नहीं आ सकता है ना? या 3 और 2 के अलावा किस इसमें कोई और आ सकता है?
नहीं आ सकता है। तो इसीलिए अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। अगर 6 का 2 गुणे 3 है तो 2 गुणे 3 ही होगा, 4 गुणे 3 नहीं हो सकता है मेरे भाई, याद रखना। हाँ, अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है तो 2 और 3 ही होगा, ना कि 4 और 3 होगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब यही था कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में होती है। किसमें? सॉरी, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में होती है। और जो आता है, वो जो क्रम आता है वो अद्वितीय होता है। यानी कि एक बार अगर जो लिख दिए वो लिख दिए, उसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आ सकता है। अगर अंतिम अभाज्य संख्या तक लेकर चले गए हो तब, नहीं तो बीच में एक तो 12 हो जाए, क्या आ जाए, एक तो 12 आ जाए। ठीक, एक तो फटकई आदमी था, फटकई लड़का हो, और कहते हैं 12 का तो निकल। हम कहे ठीक है बाबू निकालते हैं। तो हम 12 का निकाल दिए, 2 गुणे 3। हम 12 का क्या निकाल दिए, 2 गुणे 3। अब वो फुफरा एकदम मनो सोच रहा था कि मृत्युंजय भैया के का कही जाए, बुर्बक बनावल जाए। हाँ, बुर्बक बनावल जाए। वो 2 और 2 गुणे 3 लिखा। हम कहे, हम सॉरी, हमने लिखा 2 गुणे 3। अब वो क्या किया, वो आता है और लिखता है क्या, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3। और हमको कहता है देखिएगा, आप तो कह रहे थे ना, आप कह रहे थे ना, मनो तू कहत रहा ना कि अभाज्य संख्या अद्वितीय ना आई, जो गुणनखंड बा अद्वितीय ना आई। लेकिन देखो हम दूसर लिया देनी, तोहरे पे दूसर लिया देनी। तो हम कहनी, हम उससे बोले, हम लड़के से बोले, ये देख रहे हो ना डंडवा बाबू, ही डंडवा देखत बाड़ा ना, मारा भी डंडवा से खींच के 2 डंडा। हाँ, मारा भी डंडवा पे खींच के 2 डंडा। हमके चूतिया समझ ले बाड़ा, नहीं हमको चूतिया समझा था वो ससुरा। देखो क्या करते हैं, देखो ये बाबू, ये 4 है ना, तो 4 एक कैसी संख्या है, 4 एक ऐसी संख्या है मेरे साथी, 4 भाज्य संख्या है। और मैंने क्या बोला था, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड अद्वितीय नहीं होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड अद्वितीय नहीं होता है। जो मैंने ये लिखा है ये किसका है, अभाज्य संख्या, सारी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें एक भाज्य संख्या भी है साथी, भाज्य संख्या भी है। तो 4 को साथी अगर हम खंडित करेंगे, अगर 4 को अगर हम खंडित करेंगे तो 2 गुणे 3 साथी यही आएगा। क्या आएगा साथी, यही आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही था साथी, मैं आप लोग को यही समझाना चाहता था। और ये यकीन मानिए 90% बच्चों को, जितने भी इधर उधर से पढ़ रहे हैं लोग, 90% लोगों को ये चीज जो है ना समझ नहीं आती है, पल्ले नहीं पड़ता है। मैं ऑब्जर्व किया हूं, क्योंकि मैं जब आया था, जब पढ़ाने वाले में शुरुआत, एक तो मिर्जापुर आप लोग देखे होंगे, तो मिर्जापुर में एक जो मुन्ना भैया होता है वो बोलता है, क्या बोलता है, शुरुआत तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। तो वही मेरे साथ भी हुआ था। जब हम आए थे पढ़ाने के लिए, जब ना पहली बार ऑफलाइन में, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ऑनलाइन में भी आ गया। ठीक है साथी, तो उसी तरह जब आए थे, जब हम इसको पहली बार पढ़ा रहे थे, जब अरे नए नए रहे होंगे तो हम भी पढ़े होंगे, पढ़ाए होंगे। तो पहली बात तो ये है कि जब मैं पढ़ा था तभी मुझे समझ में नहीं आया था। जब मैं पढ़ाने गया था जब मैं पहली कक्षा में, मानो जब फर्स्ट क्लास में जब इसको पढ़ाने गया मैं, तो पहले घर पे आया, लेक्चर देखा। एक टीचर थे, जिन टीचर से मैं पढ़ा था, जिस टीचर से, उस टीचर का लेक्चर देखा। अब लेक्चर देखने के बाद उसको मैंने रफ किया। रफ करने के बाद उसको मैं रात भर रट्टा मारता रहा, मानो एकदम अच्छे से तैयारी करता रहा, ताकि जो कल हम बच्चों को पढ़ाऊंगा तो उनके सामने मेरा जो इम्प्रेशन है थोड़ा अच्छा बैठे। तो साथी, मैं भी कहीं ना कहीं चीजों को ऑब्जर्व किया। जब मैं बच्चों को समझा रहा था तो उन लोग को एकदम में नहीं समझ में आ रहा था। तब मैंने ठेठ ठेठ भोजपुरी में बोला, नहीं समझ में आवत हो, कल समझाएंगे। और इसको आए घर पे, पढ़ने लगे, समझने लगे। और समझते समझते मैंने इस चीज को एक अच्छे तरीके से, एक नए तरीके से डिजाइन किया, जो आप लोग के सामने है। ठीक है साथी, तो मैं यही बताया था, जितनी भी भाज्य संख्या है वह सदैव अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में रहती है। अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। इतनी सी चीजें थी।
और जो किताब में दिया है वो क्या कह रहा है साथी, प्रत्येक भाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना आदित्य होते हैं। तो साथी वो भी सही, ये भी सही, हाँ ये भी सही, वो भी सही। तो इस तरह से ये चीज थी जो मैंने आप लोगों को समझाया। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूं कुछ चीजें, थोड़ा सा धैर्य बनाइए रखिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। तो साथी जो हमारे पास एक तो निकालना, हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है 210 का, अभाज्य गुणनखंड निकालना है 210 का, एक निकालना है 143 का, 143 का, और साथी एक निकालना है 24 का। किसका साथी? 24 का। और एक निकालना है, कुछ दिया है कि नहीं साथी? अच्छा नहीं, कुछ नहीं दिया है। चलो एक मैं अपने अपने मर्जी पे दे देता हूं, तो ये दे देता हूं मैं 1024 का, ठीक है साथी। तो ये चारों का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो साथी अभाज्य गुणनखंड निकालने का जो तरीका होता है, टेक्निक होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकाला हुआ है 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं तक, ठीक है। तो उसी का उपयोग करेंगे साथी। ये जो 210 है, 210 है, इसका पहले निकालने का प्रयत्न किया जाए। तो जो 210 को हम यहाँ पे पकड़ते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे पकड़ के लाते हैं। बाबू तू इधर आओ, और इसको हम तोड़ना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं बाबू? तोड़ना शुरू करते हैं। तो देखो बाबू, जीरो आ गया, अगर अंतिम में जीरो आ गया और या सम संख्या आ गई तो कन्फर्म है 2 से कटेगा। तो इसको 2 से कटावेंगे हम लोग। तो 2 एकम 2, एक नहीं कटेगा तो जीरो बढ़ा गया, 2 पंजे 10। अब बाबू देखो 10 और 5, 105 आ गया, मानो 105 है। अब साथी देखो, अब देखना कन्फर्म है कि 3 से कटाना है, तो कैसे क्या करना पड़ेगा? तो अगर सभी संख्याओं का योग 3 से कटता है, अगर सभी संख्याओं का योग 3 से कटता है, तो वो जो संख्या है 3 से विभाजित होगी। तो 5 और 1 6, 6 क्या होगा? 3 दूनी के 6, 3 से कट जाएगा। तो साथी ये 3 से भाज्य है, तो 3 से कटाएंगे, तो तीतली के 9, यानी कि 3 तिड़ियम 9, और एक बचेगा तो 3 पंजे 15। अब तो साफ दिख रहा है साथी, अब तो साफ दिख रहा है कि ये 5 से कटेगा, 7 पचे 35 और 7 एकम 7। ठीक बा? ठीक बा हो है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 210 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और यही क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। अभी इस आंसर को लिखने के दो तरीके होते हैं, लेकिन इसमें वो तरीका भी नहीं मिला है। अभी इसमें वो तरीका नहीं मिला। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारे पास 143 है साथी, तो 143 को लेकर देखेंगे। लो भाई, माइक को सब सही है ना जी? हाँ सही तो दिख रहा है हमको भी। चलो, तो साथी अब 143 को लेंगे, 143 के साथ कांड करेंगे हम लोग। हाँ, तो 143 को अगर हम लेते हैं तो देखो भाई, 3 है तो सम है ना विषम है, सॉरी सम संख्या नहीं, वो विषम संख्या है, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। ये तो कन्फर्म है कि 2 से विभाजित नहीं होगा। तो जब ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो होगा किससे? अब देखना पड़ेगा ना, अब ना मजा आएगा दया, कुछ तो गड़बड़ है। 4 और 1 5, 5 और 3 8। ओ भाई साहब, ये तो 3 से भी नहीं कटेगा, और जब 2 पे नहीं कटेगा तो 4 पे भी नहीं कटेगा, और 3 पे नहीं कटेगा तो 6 पे भी नहीं कटेगा। इतना क्लियर है एकदम। तब बीचों में 5 बचेगा, तो 5 से भी कटने के लिए तो अंतिम में 5 होना चाहिए, और नहीं तो शून्य होना चाहिए। दो ही चीज होगा, तो 5 पे कटेगा तो 5 भी नहीं है। तो अब किसका बारी? अब 7 का बारी। तो साथ ही 7 से देखेंगे अगर, तो 7 दूनी के 14। ए भाई, ये तो 7 से भी नहीं कट रहा है वो। हाँ, ये 7 से भी नहीं कट रहा है। तो जब 7 से नहीं कटेगा, तो जब 2 पे नहीं कटेगा तो 8 पे नहीं कटेगा, और जब 3 पे नहीं कटेगा तो 9 पे नहीं कटेगा, और जब 5 पे नहीं कटेगा तो वो 10 से भी नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा। तो अब किसकी बारी? 11 की बारी। तो अब देखेंगे अगर हम, तो 11 एकम 11। ओके, ओके भाई, 11 एकम 11, और यहाँ पे 3 मिलेगा तो 11 तिहाई 33, और स्पष्ट दिख रहा है ये हो जाएगा 13, ओ सॉरी 13, और ये हो जाएगा साथी 13 से फुर, क्या हो जाएगा? 13 से कट जाएगा। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? 11 गुणे 13। ठीक है साथी, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है? हाँ आ रही है ना? तो अगर यहाँ तक की बातें अगर समझ में आ रही है, भाई लाइक ठोक दो यार, प्लीज यार, समझो यार, मैं गरीब हूँ।
अरे यार, इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं आप लोगों के लिए, 30-30 मिनट का वीडियो बनाते हैं, आप लोग भी थोड़ा समझा करिए हमारे बारे में भी, हम भी किस लिए पढ़ाते हैं हम, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप लोग को। वादा करते हैं यार, जीवन भर फ्री पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे। तो ये जो 24 है, ये क्या हो जाएगा 24 का, तो अब 24 भाई 24 वाले भाई साहब को लिया जाएगा। तो अब इतना छोटा छोटा है कि आप लोग भी कर सकते हैं, वीडियो रोकिए और करिए, उसके बाद नहीं आएगा तो देखिएगा। 2 से घटाएंगे तो 2 एक कम 2, और 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, नहीं 0 जट में नहीं गिरेगा, 2 छक्के 12, 2 से फिर 3, 3 से काट देंगे तो एक बार में। तो साथी देखो इसका क्या आया, 3 बार 2 आया और एक बार 3 आया। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे साथी, लिख लेंगे। इसको भी लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आंसर। ठीक है, आंसर। ये साथी देखो, ये तो आंसर एक एवरेज है, यानी जो नॉर्मली इस तरह से दिया जाता है, लेकिन ओरिजिनल में कैसे दिया जाता है साथी, जो भी चीजें रहती हैं उसको हम लोग पावर में घुसेड़ देते हैं, यानी कि दू को कई को है, 1 2 3, तो जब 3 रहेगा तो कितने बार लिख सकते हैं हम, क्यूब लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 3, और 3 कितने बार 1, तो 3 का पावर 1। अब ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। 31 नहीं समझना रे गधा, 1 है, पावर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर साथी। ठीक है, अब ये जो 1024 वाला है, 1024 वाला है, उसको क्या करना है आप लोगों को, 1024 वाले को होमवर्क है आपके लिए, क्या है बाबू, HW है, इसको आप लोग को खुद करना है। ठीक है, खुद करना है। अब इसके बाद एक और मजेदार सवाल लेकर आता हूं मैं आप लोग के लिए। तो जो सवाल है रिवील कर दूं क्या, बता दूं क्या, समझा दूं क्या, हाँ, वो सवाल मैं समझा दूं क्या। वो सवाल है बाबू, संख्या 4 n शून्य पे समाप्त होगी क्या। अच्छा भाई, देख लेते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिएगा, सिद्ध, ओ भाई सिद्ध कैसे लिखा जाएगा जी, सिद्ध, सिद्ध कीजिए संख्या 4 का पावर n शून्य पर समाप्त होगी क्या, नहीं होगी, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि संख्या इतने शून्य पे समाप्त होगी या नहीं, अच्छा होगी या नहीं, मतलब बताना है कि जो ये संख्या है 4 का पावर n शून्य पे समाप्त होगी कि नहीं। और भाई यकीन मानो यार, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मेरे साथी ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कि एक सवाल आते हैं, कभी कभी 6 का पावर n दे देगा, कभी कभी 7 का पावर n दे देगा, मैंने कुछ दे देगा, आप लोग को कुछ नहीं करना है यार, करके आ जाना है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। अब देखिए, शून्य पे समाप्त करने के लिए उसमें शून्य आएगा, तो शून्य लाने के लिए मिनिमम किसकी आवश्यकता होगी, हमको 10 की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि अगर 1 गुणे 10 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 10, अगर 2 गुणे 10 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 20, 3 गुणे 10 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 30, 4 गुणे 10 करेंगे तो इसी प्रकार हमें क्या मिल जाएगा 40। यानी कि एक चीज तो समझ में आ रहा है कि शून्य पे समाप्त करने के लिए, किसमें शून्य पे समाप्त करने के लिए हमें 10 का गुणा करवाना पड़ेगा, 10 का हमें गुणा करवाना पड़ेगा, या जो 10 के गुणांक रहेगा, 10 जो जिसमें भी गुणांक रहेगा 10, वो क्या हो जाएगा शून्य पे समाप्त हो जाएगा। अब हमारे पास जो सवाल दिया उस पे देखते हैं। अच्छा एक और चीज, अब ये 10 को हम बना कैसे सकते हैं, तो 10 को कैसे बना सकते हैं, या तो उनमें 2 और 5 रहेगा तब ये 10 बनेगा, यानी कि 2 और 5 की उपस्थिति अनिवार्य है, 2 और 5 की अनुपस्थिति नहीं मेरे लाल, उपस्थिति। ठीक है साथी, तो 2 और 5 की उपस्थिति उसमें क्या है, अनिवार्य है। तो अब देखिएगा, इस चीज को थोड़ा समझिएगा, डिटेल में थोड़ा बता रहा हूं मैं, और आप लोग को भी डिटेल में समझना है। तो साथी ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कीजिए संख्या 4n शून्य पे समाप्त होगी या नहीं। तो अब हम बताते हैं क्या करेंगे, लिखेंगे दी गई संख्या, सर्वप्रथम दी गई संख्या क्या दी है, 4 के पावर n, तो यहाँ पे n इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो 4 को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे,
अब यहां लिखेंगे दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब ये 4 है ना साथी, 4, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 का पावर 4 बराबर 2 गुणे 2, 4 बराबर 2 गुणे 2। अब एक चीज लिखेंगे हम, चूंकि यानी कि अभी मैंने आप लोग को बताया, चूंकि संख्या को शून्य पर, कहा जी, शून्य पर समाप्त होने के लिए 10 का गुणांक होना आवश्यक है, या संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5, सॉरी, गुणनखंड में 2 और 5 होना अनिवार्य है, तभी संख्या शून्य पर, कहा जी, शून्य पर समाप्त होगी। ठीक बा, संख्या को शून्य पे समाप्त होने के लिए 10 का गुणांक होना आवश्यक या संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होना अनिवार्य है, तभी संख्या शून्य पे समाप्त होगी। यानी कि अगर संख्या में 10 का गुणांक है तब तो मजे ही मजे है भाई, अगर नहीं है गुणांक तो उसमें 2 और 5 होना आवश्यक है। तो अब हम संख्या में देखेंगे, इसलिए लेकिन यहां पे लिखेंगे लेकिन दी गई संख्या में 2 है, लेकिन 2 है परंतु 5 नहीं है, अतः संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है साथी, अतः शून्य पे संख्या समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, ये चीज आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई? ये जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था और ये हर साल पूछा जाता है, हर बार आता है। इस बार पता नहीं किसी सेट में शायद नहीं आया था, इस बार ये किसी सेट में नहीं आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। समझे साथी? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और इस कल का जो क्लास का शुरुआत करेंगे इसी सवाल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा आप लोग, अब की बार 500 पार, अब की बार 500 पार।